गुड मॉर्निंग साथियों, मैं सनोज यादव आप सभी को अपने ज्ञान मंत्र अकेडमी पर स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और हम चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई करिए और सफल होइए। जीवन है संघर्ष का। तो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10 कुछ मॉडल पेपर को लेकर आए हैं, जिनको हम क्या कराएंगे और सॉल्व कराने वाले हैं। तो हम क्या आप लोग क्या करेंगे, इस सॉल्व जो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे उसको बारीकी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसको क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हल करेंगे। ठीक ना, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उससे हो सकता है कि तुम्हारा 2 4 10 नंबर 20 नंबर 25 नंबर जो भी है फंस जा सके। तो हम क्या करते हैं, जो आज पढ़ाने वाले हैं उनको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक ना, चलिए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट तो हम कुछ प्रैक्टिस सेट को क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हम लेकर के आइए, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग, ध्यान से सुनिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। हमारा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो जो प्रकाश का वेग होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। वायु के अपेक्षा निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा निर्वात में। क्या होगा, निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वायु की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, प्रकाश का वेग कितना होता है। जो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है ना, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस से
उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा क्वेश्चन है बोला किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंब का मतलब किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस से सामने कहाँ रखें। उत्तल लेंस के सामने यहाँ पर कीजिएगा, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो देखो क्या होता है, जब हमें प्रतिबिंब बनाना रहता है तो उसको हम कहाँ पर रखेंगे, तो अनंत पर क्या रखेंगे, 2f पर मतलब फोकस दूरी के दुगने पर रखेंगे तो हमारे वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु के बराबर होगा। तो हमारा उत्तर होगा फोकस दूरी के दो गुनी दूरी पर, फोकस के दो गुनी दूरी पर कहने का मतलब होता है 2f पर। इस पर 2f पर रखेंगे तो क्या होगा, जो हमारा जब हम क्या करेंगे 2f पर रखेंगे तब हमारा क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और वो वस्तु के बराबर बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। आया जी समझ में। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, जब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछता है, मात्रक है तो होता है, देख लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वे होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है, उत्तर होगा ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर। जो हमारा उत्तर है क्या होगा, ओम मीटर। और विद्युत प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होता है रो बराबर होता है R A/L, प्रतिरोध और उनके क्षेत्रफल बटे लंबाई के अनुपात को। यही क्या होता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध बराबर, रो बराबर होता है, रो को ऐसे बनाते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है R × A/L होता है। यही हमारा क्या होता है, इसका सूत्र होता है विशिष्ट प्रतिरोध का। इसका मात्रक होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। चलिए फिर इसके बाद हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, बोला कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है तो 3
ओम है तो सेल से प्राप्त धारा का तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। धारा का अधिकतम मान होगा। अब देखिए हमें क्या करना है कि 1 देखो क्या होता है कि बोला कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। कितना है? 3 ओम है। तो बोला कि सेल से प्राप्त विद्युत धारा का अधिकतम मान क्या होगा? विद्युत धारा का अधिकतम मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मतलब होता है ई का मान दिया है। किसका मान दिया है? विद्युत वाहक बल को हम ई से दिखाते हैं तो हमें क्या दिया है? ई बराबर दिया है 1.5 वोल्ट दिया है। कितना दिया है? 1.5 वोल्ट दिया है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वे 3 ओम है। कितना है? 3 ओम। तो हमें आर का मान दिया है। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से दिखाते हैं। इसका प्रतिरोध कितना दिया है? 3 ओम दिया है। कितना दिया है? 3 ओम। और बोल रहा है कि हमें क्या करिए? हमें सेल से प्राप्त धारा विद्युत यहाँ पर रहेगा विद्युत धारा का अधिकतम मान होगा। तो इसका विद्युत धारा का मैक्सिमम, अधिकतम का मतलब होता है मैक्सिमम। तो अधिकतम धारा को हम क्या करते हैं? आई एम एक्स से दिखाते हैं। मतलब जो आई धारा जो होती है विद्युत धारा को आई से दिखाते हैं। और मैक्सिमम पूछा है, अधिकतम पूछा है तो यहाँ पर मैक्सिमम लिख देंगे, एम ए एक्स लिख देंगे। ठीक। तो ये सूत्र होता है इसका आई विद्युत धारा का मैक्सिमम, अधिकतम विद्युत धारा बराबर होता है ई बटे आर होता है। क्या होता है? विद्युत वाहक बल तथा त्रिज्या के अनुपात को, त्रिज्या नहीं, आंतरिक प्रतिरोध के अनुपात को, आर के अनुपात को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम विद्युत धारा कहते हैं। तो आई का मान हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ई का मान हमें दिया है। ई का मान कितना दिया है दोस्तों? 1.5 वोल्ट दिया है, वोल्ट, और बटे और आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है? 3 ओम दिया है। तो हम जानते हैं कि दशमलव को हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 15 बटे 30 हो जाएगा वोल्ट प्रति ओम। वोल्ट प्रति क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति ओम हो जाएगा। ओम हो गया, वोल्ट प्रति ओम। इसको काटेंगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो कितना आ गया? 1/2 वोल्ट। कितना गया? जो मैक्सिमम धारा बहेगी वे क्या होगा? 1 जो मैक्सिमम धारा होगी 1/2, और 1/2 का मतलब होता है कितने? एम्पियर। और वोल्ट प्रति ओम को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। एम्पियर क्या कहते हैं? एम्पियर। अब देखो हम क्या करेंगे? इससे इसमें भाग करेंगे तो ये 1.5 आएगा, सॉरी 0. क्या आएगा? 0.5 एम्पियर आएगा। कितनी, कौन सी धारा बह रही है? 0.5 एम्पियर की धारा क्या कर रही है? बह रही है। आया समझ में मेरे दोस्तों? ध्यान से सुनेंगे। जब 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध क्या है? 3 ओम है। तो सेल से प्राप्त विद्युत धारा का अधिकतम मान क्या होगा? अधिकतम मान होगा क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? तो हम जानते हैं विद्युत वाहक को बल को ई से दिखाते हैं। ई बराबर कितना दिया है? 1.5 वोल्ट दिया है। फिर उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है? 3 ओम दिया है। आर का मान हमें 3 ओम दिया है। और हमसे क्या पूछ रहा है? विद्युत धारा का मान पूछ रहा है। और विद्युत धारा को हम आई से दिखाते हैं। अधिकतम मान पूछ रहा है तो मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम कर दिए। यहाँ पर यही तो हमसे पूछा जा रहा है। हम फार्मूला जानते हैं कि विद्युत धारा बराबर होता है विद्युत वाहक बल बटे आंतरिक प्रतिरोध। तो विद्युत वाहक बल बटे आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल कितना होता है?
कितना दिया है, विद्युत वाहक बल E का मान दिया 1.5 वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट लिखे। फिर इसके बाद R आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है, 3 ओम, तो यहाँ पर 3 ओम लिख दिए। तो यहाँ पर इसको देखें कि यहाँ पर 1.5 बटे क्या लगेगा, 3 हो जाएगा। तो दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ गया, 30 हो गया, 15 15 15 30। और वोल्ट प्रति ओम को हम एम्पियर कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम 1/2 हो गया, 1/2 में इससे भाग किए तो 0.5 एम्पियर आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे। दूरदृष्टि दोष के, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि दूर दृष्टि दोष के कारण, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि दूरदृष्टि दोष से के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जब दूरदृष्टि दोष होता है तो हमें क्या होता है कि दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती है और पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। इसका मतलब जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना से दूर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, रेटिना से दूर बन रहा है, तभी हमें दूर की वस्तु दिखाई दे रही है। तो रेटिना के दूर बनेगा तो रेटिना से पीछे बनेगा कि नहीं, कहाँ बनेगा, रेटिना से पीछे बनता है। जब वस्तु का प्रतिबिंब दूर बनेगा तो उसका मतलब रेटिना पर न बन करके उससे दूर बनेगा, और उससे दूर बनने का मतलब रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। तो इसका हमारा उत्तर क्या होगा, जो हमारा उत्तर होगा रेटिना के पीछे। किसके पीछे, रेटिना के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। क्योंकि जब हमारा प्रतिबिंब, जब हम दूरदृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तुएं जब दिखाई देगी, उसका मतलब प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनेगा, तभी तो दूर की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। जब रेटिना क्या रेटिना से दूर बन रहा है तो उसका मतलब रेटिना के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। जो एक गतिमान इलेक्ट्रॉन होता है वे क्या करता है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय, वे क्या करता है, विद्युत क्षेत्र और क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ये जो क्या करता है, जो गतिमान इलेक्ट्रॉन होता है तो ये क्या करता है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन जो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र
ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण। एक विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, विद्युत इलेक्ट्रॉन आवेश के कारण। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन आवेश के कारण, इलेक्ट्रॉन आवेश के कारण। जो विद्युत क्षेत्र होता है ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण उत्पन्न होता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये धारा के कारण, विद्युत धारा के कारण, विद्युत धारा के कारण। ये किसके कारण उत्पन्न होता है, विद्युत धारा के कारण, विद्युत धारा के कारण। देखिए जो ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वे इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होगा तो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है। आया जी समझ में। अभी बोला है कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, तो जो गतिमान इलेक्ट्रॉन होता है वे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। क्या करता है, दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन जो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है वे इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। गतिमान इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, इलेक्ट्रॉन में जो आवेश बहती हैं उनके कारण। लेकिन जो विद्युत धारा के कारण क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वे विद्युत धारा के कारण, जिसके कारण विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे। टेस्ला किसके बराबर होता है, टेस्ला किसके बराबर होता है, टेस्ला किसके बराबर होता है। टेस्ला किसके बराबर होता है, तो उत्तर हमारा होगा, उत्तर ये 10,000 यूनिट, कितना होता है, 10,000 यूनिट 10,000 यूनिट, या गॉस कह सकते हो, 10,000 गॉस कह सकते हो, गॉस यूनिट कह सकते हो या गॉस कह सकते हो। या इसी को हम क्या कर सकते हैं, अगर पेपर में देखो अगर 10,000 यूनिट या गॉस ना लिख करके, यूनिट या गॉस ना लिख करके अगर दे देगा कि 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, अगर ऐसे दे देगा तो उसमें हम क्या करेंगे, 10 की पावर -4 पे 10 की पावर -4 गॉस पे मारेंगे। किस पर मारेंगे, गॉस पे, है ना। 10,000 यूनिट या 10,000 गॉस भी कर सकते हैं, 10 की पावर -4 गॉस भी कर सकते हैं। हम इसी को किस में बदल दिए, पावर में कन्वर्ट कर दिए। आया जी समझ में। तो ये 10 की पावर -4 गॉस है। आया जी। चलिए चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा संबंध सत्य है। कौन सा संबंध, कौन सा कथन, कौन सा कथन सत्य है, सॉरी, कौन सा कथन असत्य है, असत्य। यहाँ पर तुमसे क्या करेंगे, कई कथन दे देंगे और उनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, और उन कथनों में से कई कथन
जो देगा उसमें से 3 कथन सत्य होंगे, 1 कथन असत्य है। अगर हमें पता चल जाएगा अपक्रिया पहले कौन सी अपक्रिया है, ध्यान से सुनेंगे, 2BO 2PbO है। जब ये क्या करता है, जब लेड ऑक्साइड क्या करता है, कार्बन से क्रिया करता है, कार्बन से क्रिया करता है तो लेड बनाता है, 2Pb बनाता है और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। अब देखो लेड जो ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। जो लेड ऑक्साइड होता है ये टूटता है, क्या होता है, यही ना टूट रहा है। यहाँ पर देखो कौन टूटा है, लेड ऑक्साइड क्या हो गया है, टूट गया है। तो लेड ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेड ऑक्साइड का क्या होता है, लेड ऑक्साइड का क्या होता है, ऑक्साइड, ऑक्साइड। जो लेड ऑक्साइड होता है इसका क्या होता है, अपचय होता है। क्या होता है, अपचय। क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। अपचयन का मतलब होता है टूटना। अब देखो जो लेड ऑक्साइड है क्या होता है, अपचयित हो रहा है। फिर उसके बाद बोला कि कार्बन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। कार्बन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। कार्बन का क्या होता है, ऑक्सीकरण। अब देखो कार्बन के साथ कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो कार्बन का क्या हो रहा है, दूसरा नंबर दे देगा, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और फिर उसके बाद कार्बन का क्या हो रहा है, अपचायक है, होता है। और कार्बन का क्या होता है, अपचायक। अब देखो तीसरा है, कार्बन का अपचायक होता है। अब देखो अपचयन और अपचायक में अंतर होता है। कब कार्बन का अपचायक होगा, जब इसमें कार्बन में कोई पदार्थ जुड़ेगा तो अपचायक हुआ। जब कार्बन से कोई पदार्थ टूटेगा तो अपचयन होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन लेड ऑक्साइड से क्या हुआ, ये ऑक्सीजन टूट करके निकल गया तो यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन हो गया। फिर कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, तो कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ, मतलब ऑक्सीजन से जुड़ा, कार्बन का अपचयन हो गया। मतलब इसी को दूसरे शब्द में लिख दिया। फिर इसमें चौथा तुम्हारा ऑप्शन होगा कि सीसा, मतलब लेड का अपचयित हो रहा, अपचयित हो रहा है। सीसा अपचयित, अपचयित हो रहा है। अब बताओ, अपचयित का मतलब होता है जुड़ना। अपचयित का मतलब होता है जुड़ना। अब बताओ यहाँ पर जो सीसा है, सीसा जो है लेड का अपचयित हो रहा है, ये किसी पदार्थ से जुड़ रहा है क्या, जुड़ रहा है नहीं ना। तो इसका क्या हुआ, अपचयित नहीं हो रहा है। तो ये कथन क्या है, असत्य है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है। ध्यान से सुनिएगा। बोला नीचे दी गई क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, क्या है, असत्य है। तो ध्यान से देखिए, हमें अपक्रिया क्या दिया है, 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन। फिर उसके बाद एक क्रिया करके क्या बना रहा है, एक क्रिया करके लेड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, लेड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब देखो यहाँ पर बोलेगा, पहला उसमें ऑप्शन देगा, बोलेगा कि लेड ऑक्साइड का अपचयन, लेड ऑक्साइड का अपचयन। अब देखो लेड ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हुआ, क्योंकि ऑक्साइड इसमें से टूट करके क्या हुआ, निकल गया। अपचयन का मतलब होता है टूटना, क्या होता है, टूटना। तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, टूट रहा है, अपचयन हो रहा है। फिर दूसरा नंबर है, यहाँ पर दिया है कार्बन का ऑक्सीकरण। देख लो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ गया तो कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। फिर उसके बाद तीसरा नंबर पूछ रहा है, बोल रहा है कि कार्बन का अपचय होता है, कार्बन अपचय होता है।
अपचयक का मतलब जुड़ना, अपचयक का मतलब जुड़ना। अब यहाँ पर देखो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है कि नहीं, तो कार्बन का क्या हुआ, अपचयक हुआ। क्या हुआ, अपचयित हुआ। अपचयक का शक्ति हुआ अपचयित। अब बोला कि यहाँ पर सीसा अपचयित हो रहा है। अब सीसा जो लेड है तुम्हारा, ये लेड अपचयित हो रहा है, किसी से जुड़ रहा है क्या, नहीं नहीं जुड़ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है, असत्य, तो कथन असत्य तो यही है। अपचयित कहाँ हो रहा है, ये तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयित नहीं हो रहा है। ये जो शीशा है वे अपचयन हो रहा है, उसका अपचयित नहीं हो रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। यही हमारा कथन क्या है, असत्य है। आया जी समझ में। चलिए चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं। अब इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां हो गया, 8वां, 9वां। देखिए 9वां जो क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि अम्लीय वर्षा का, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अब देखो हमसे क्वेश्चन क्या बोला है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है ना, वे होता है 5.1। क्या होता है, 5.1 होता है। तो यहाँ पर उत्तर हमारा आएगा 5.2 होता है। पीएच मान कितना है, पीएच मान जो होता है, पीएच मान, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.2 होता है। कितना होता है, 5.2। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन 10 आता है। क्वेश्चन नंबर क्या आता है, 10। 10वां क्या क्वेश्चन क्या बोला कि निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ये पता चल जाता कि कौन कौन प्रबल विद्युत अपघट्य है और कौन कौन प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है, तो देखो कौन कौन प्रबल विद्युत अपघट्य है, ठीक है। प्रबल विद्युत अपघट्य, जो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है वे क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। NaCl, NaCl, KCl, HCl, HCl, NaOH, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद KOH होता है, KOH होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, HNO3, क्या होता है, NHO3 होता है, NHO3 होता है, HNO3 सॉरी HNO3 होता है, फिर इसके बाद होता है H2SO4, KNO3। अब कौन नहीं होता है, तो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है कौन, दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, अपघट्य होता है KNO3 होता है, H2SO4 होता है, KNO3 होता है।
KNO3। ये क्या होते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य। क्या होते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। तो हमें बोला है कि कौन सा दुर्बल विद्युत अपघट्य नहीं होता है, कौन सा दुर्बल विद्युत अपघट्य नहीं होता है, ध्यान से सुनेंगे। तो बोला कि निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? कौन है ये? प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। क्वेश्चन पे देखेंगे कि नहीं लिखा है, तो ध्यान से सुनेंगे। जो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है ना, जो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है वे क्या होता है? NaCl होता है, KCl होता है, HCl होता है, NOH होता है, KOH होता है, HNO3 होता है। क्या होता है? NHO3 होता है। और बोला कि कौन सा विद्युत अपघट्य नहीं होता है? तो जो प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं होगा तो उसका मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा। तो दुर्बल विद्युत जो अपघट्य होता है H2SO4 होता है, H2SO4 KNO3 होता है। क्या होता है? KNO3 होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, या H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं, है ना। तो ये इसे हाइड्रोजन सल्फेट, तो तुम्हें वहां पर सूत्र दिया रहेगा, सूत्र नहीं दिया रहेगा तो इसका हिंदी लिखा रहेगा। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, या इसको बोलते हैं, या तो बोलते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम क्या करेंगे, जब भी पेपर में पूछेगा कि कौन प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन प्रबल विद्युत अपघट्य है। अगर हमें ये पता चल जाता कि कौन कौन प्रबल विद्युत अपघट्य है, तो हम क्या करेंगे, उन सबको छोड़ करके जो नहीं रहेगा उस पर क्या करेंगे, ट्रिक लगा लेंगे। तो हमें या तो प्रबल विद्युत अपघट्य पता चल जाए या दुर्बल विद्युत अपघट्य पता चल जाए। इन दोनों में से यदि कोई याद है तो हम क्या करेंगे, अच्छे से हम क्या करेंगे, एक नंबर अच्छे से ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर देखें कि NaCl नहीं था, KCl नहीं था, HCl नहीं था, NO3 NaOH नहीं था, KOH नहीं था, HNO3 नहीं था। तो हम देखें कि दुर्बल विद्युत अपघट्य में कौन था, H2SO4। तो हमारा सही कौन होगा, H2SO4 सही हो जाएगा। वहां पर अगर दिया रहेगा तो यही हमारा क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं। ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। चलिए 11 तक लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए। बोला कि निम्न में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि निम्न में से कौन सा अम्ल तनु अम्ल के साथ, निम्न में से कौन सा अम्ल तनु अम्ल के साथ, तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। बोला कि निम्न में से कौन सा अम्ल, निम्न में से कौन सा अम्ल तनु अम्ल के साथ संयोग करके, जुड़ करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। देख लो कौन कौन निकालता है, कौन निकालता है संयोग करके। तो वहां पर ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन कौन कौन निकालते हैं, कौन कौन क्या करते हैं, तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो तनु अम्ल से कौन कौन क्रिया करके, जैसे क्या हो गया तुम्हारा मैग्नीशियम हो गया, Mg हो गया, ये भी क्या करेगा, जब तनु अम्ल से क्रिया करेगा तभी हाइड्रोजन गैस। जैसे Zn हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, फेरस हो गया, एल्युमिनियम हो गया, फेरस हो गया, Fe, ये सभी जो धातुएं हैं ये क्या करती है, जो क्या करती है, किसी अम्ल से तनु अम्ल से क्रिया करता है,
जब किसी तनु अम्ल से निम्न में से कौन सा अम्ल तनु अम्ल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ इसमें से जो क्या होता है, इसमें से जो क्या होता है कि जो जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, एल्युमिनियम होता है, फेरस होता है, ये क्या करते हैं अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। ये अम्ल के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, ये अम्ल के साथ क्रिया करके क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं, क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, देखिए अगर हम इतना याद कर लिए कि निम्न में से कौन कौन सा अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, कौन सी धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, तो हम मैग्नीशियम ले लेंगे, जिंक ले लेंगे, एल्युमिनियम ले लेंगे, फेरस। ये ऐसी धातुएं हैं जो तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करती हैं बाहर निकालती हैं। अगर पूछ देगा कि कौन सी ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन गैस से मतलब अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती, अगर हमें ये याद रहेगा तो इसको हम याद किए रहेंगे। तो इसमें से जो रहेगा उसको नई ट्रिक लगाएंगे, जो नहीं रहेगा उसको क्या करेंगे ट्रिक लगा देंगे। क्यों, चलिए चलते हैं आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है बोला कि प्रोपेन का आणविक सूत्र, प्रोपेन बोला कि प्रोपेन का आणविक सूत्र कार्बन टेट्रा प्रोपेन है, इसमें सहसंयोजक आबंध है। इसमें कितने सहसंयोजक आबंध बनाते हैं, आबंध है। बोला कि प्रोपेन का आणविक सूत्र इतना है तो इनमें कितने सहसंयोजक आबंध बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें कितने बनते हैं तो हम लिखेंगे 10 बनते हैं। कितने बनते हैं, उत्तर हमारा होगा 10। कितना, 10 सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। जैसे 8 इसका हो गया, 2 कार्बन का हो गया, 8 इसका हो गया, 2 कार्बन का, तो कितने हो गए 10 हो गए। जैसे देख